or creation of large-scale infrastructure with public participation. If Gujarat, a small part of the nation through good governance, could make such a big difference. हम उस माता की जय जयकार लगाने जा रहे हैं जिसने हमें जन्म दिया है, पाल पलोस के इतना बड़ा किया है। थोड़ा जोश से, जुनून से लगानी चाहिए। यस और नो? भारत माता की, भारत माता की, हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की। विश यू वेरी वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। माय नेम इज संजय वर्मा. On the behalf of Bharatiya Janata Party, first of all, I would like to welcome all of the Facebook friends of Mr. Kamal Sharma with a very big hand. उसके साथ साथ मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी सारे मीडिया के भाई बहनों का जो इस हॉल के अंदर विराजमान हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने पार्टी ऑफिस के अंदर ईंट का सिराना बनाकर सोने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बचपन में चाय बेचने वाले इंसान को देश के इतने अहम पद का उम्मीदवार बनाया और इसी परंपरा की अगली कड़ी है हमारे पंजाब स्टेट के प्रेसिडेंट श्री कमल शर्मा जी। अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अपने विजन की वजह से सिर्फ 42 साल की उम्र में वो पंजाब स्टेट के प्रेसिडेंट बन पाए। और दोस्तों, मुझे आज इस बात का प्राउड है ये बताते हुए कि कमल शर्मा जी पूरे देश में ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने लिसन कमल जी से कुछ बात करना चाह रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद नितिन भैया। तो कमल शर्मा जी अपने आप में दोस्तों एक एग्जाम्पल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज वो फेस टू फेस इंटरेक्शन सेशन करने जा रहे हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ। यस दोस्तों, कुछ महीने पहले कमल शर्मा जी ने अपना फेसबुक का एक पेज क्रिएट किया और कुछ ही महीने में उस पेज के ऊपर 32,000 से भी ज्यादा उनके फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ डायरेक्टली जुड़ चुके हुए हैं और आप सब उन्हीं में से एक हैं। यस और नो? इतनी जल्दी इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली क्योंकि वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, लोगों के साथ जुड़कर रहते हैं, खुद पर्सनली फेसबुक को चलाते हैं, अपने फेसबुक फ्रेंड्स की जो सजेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो आइडियाज हैं उनको लेते हैं। और आज का ये जो फेसबुक इंटरेक्शन सेशन है ये अपने आप में एक ऐसा सेशन है जिसमें वो खुद बड़े सारे ऐसे फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिनको जो मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, बट पॉसिबिलिटी नहीं बनती थी। तो आज का ये जो हमने सेशन कंडक्ट किया, ये जो सेशन रखा है, उसका मेन मुद्दा, मेन मकसद यही है कि कमल जी अपने फेसबुक फ्रेंड्स को खुद पर्सनली मिल पाए, उनके साथ इंटरेक्शन कर पाए, उनके आइडियाज या उनके सजेशंस या उनका कोई सवाल जो पर्सनली कमल जी से पूछना चाहते हैं उनको कवर अप कर पाए। विद इन 1 और 2 मिनट्स मैं कमल जी को यहां पर आपके सामने इनवाइट करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा। आज का युवा, यंगस्टर्स, जो ये सोचता है कि मेरे लिए मेरी जॉब, मेरे लिए मेरा बिजनेस या मेरे लिए मेरी स्टडी ज्यादा प्रायोरिटी में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आज जिस तरह के हमारे देश के हालात हैं, जिस तरह की हमारे देश की सिचुएशन है, हम सब लोगों को
पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। मानता हूं कि हमारी जॉब, हमारे बिजनेस, वो सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या जब हम 80 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो दर्द नहीं होता? दर्द नहीं होता? या 1300 रुपए का सिलेंडर बाय करते हैं तो पिंच नहीं होता? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े सारे यंगस्टर से मैं पर्सनली बात करता हूं। आई एम अ बिजनेसमैन। बड़े सारे यंगस्टर से बात करता हूं, बड़े सारे लोगों को व्यूज लेता हूं, बड़े सारे लोगों से बात करते समझ में आती है कि दी हम तो इन कामों से दूर ही हैं, इनसे दूर ही रहते हैं। बड़े सारे लोगों से मैंने ये तक सुना है कि जो वोटर कार्ड है ना, हमने वो एज अ आईडी प्रूफ यूज किया है। वोटर कार्ड एज अ आईडी प्रूफ यूज किया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि बाद में पछताने से बेटर अगर हम खुद सोच समझकर कंट्रीब्यूट करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली बात होगी। किसी ने अपनी सिस्टर की या बेटी की मैरिज करनी होती है तो मुझे लगता है कि पहले काफी देर तक तहकीकात की जाती है कि हम जिस घर में अपनी लड़की भेजने जा रहे हैं वो घर कैसा है। करते हैं या नहीं करते? हेलो, करते हैं या नहीं करते? उनका बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का कैसा है ये जानते हैं, बड़ा कुछ उनके बारे में जानते हैं, फिर जाकर के हम बोलते हैं कि ठीक है दी, ये परिवार अच्छा है, यहाँ पे हम शादी कर देते हैं। तो एक इतना बड़ा देश हम किसी के हवाले करने जाते हैं तो मुझे लगता है हमें उसके बारे में भी तहकीकात करनी चाहिए। आज वक्त है, आज टाइम है हम सबको मिलके कंट्रीब्यूट करने का। यस, अगर हम सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज से कुछ साल पहले जो बात बोली जाती थी कि जो भारत देश है वो सोने की चिड़िया है, बोला जाता था, अगर हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये भारत देश दोबारा फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। वो लोग जो 500 रुपए की खातिर या 1000 रुपए की खातिर अपनी वोट बेच देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कौन चलाएगा। और जो वोट नहीं बेचते, जिनको अपनी वोट की वैल्यू है, जिनको समझ है, वो वोट डालने नहीं जाते। वो लाइन में खड़े होना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि लाइन में खड़े होकर के वोट डालना ये अच्छा काम नहीं है, कौन लाइन में लगेगा, कौन धक्के खाएगा। यही कारण होता है कि जब हम इलेक्शन में देखते हैं जो पोलिंग की वो रिपोर्ट आती है तो 60% पोलिंग हुई। ये सर नो 70% पोलिंग हुई, 100% पोलिंग क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है हम सब लोगों को दोस्तों वो टाइम आ चुका है कि मिलके कंट्रीब्यूट करने का, बजाय किसी के कहने पर कि मैं इसको वोट डालूं या उसको वोट डालूं, खुद तहकीकात करने का टाइम आ गया है, खुद समझने का टाइम आ गया है कि हु इज द राइट पर्सन फॉर कंट्री। कौन सही शख्स है जो हमारे देश की बागडोर को संभाल सकता है और देश को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जा सकता है। यस और नो? सिर्फ हम सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करना। स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, गिव अ वेरी वेरी बिग हैंड। बिग हैंड मींस बिग हैंड। और इनके साथ मैं वेलकम करता हूं सुभाष जी का, जो कि सेक्रेटरी हैं बीजेपी पंजाब के, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश गोयल जी को, जो कन्वीनर है आईटी सेल पंजाब के, मिस्टर मोहित गुप्ता जी को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, और ध्रुव जी को, जो को सर चलो थैंक यू। मेरे मीडिया के दोस्त, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। तुसी काफ़ी समय तो इत्थे आए हो और मैं समझदा कि तुहाडा जिहड़ा इस वेले बड़ा बिजी शेड्यूल हुंदा है, इस करके तुसी इस इवेंट नूं कवर किया। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। का ये फेस टू फेस इंटरेक्शन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा
आपको कमल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो भी हम सब में से एक ही हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ का ये सफर तय किया। दोस्तों, पॉलिटिक्स के इस धुरंधर की अगर मैं बात करूं तो इनको राजनीति विरासत में नहीं मिली। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ उस टाइम सियालकोट से शरणार्थी बनकर गुरदासपुर में कमल शर्मा जी के पिताजी फिरोजपुर में एक रेलवे की छोटी सी जॉब के साथ उन्होंने अपनी यहां पर आकर फिर से लाइफ का स्ट्रगल स्टार्ट किया। श्रीमती कमला शर्मा जी और तिलक राज शर्मा जी के घर पे 17 मार्च 1970 को कमल शर्मा जी का बर्थ हुआ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग की बात करूं दोस्तों, तो स्कूलिंग प्राइमरी एजुकेशन HM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट करी और अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन RSD कॉलेज फिरोजपुर से कंप्लीट करी। जहां तक मैंने कमल शर्मा जी के बारे में जाना है, कमल शर्मा जी बचपन से ही बड़ी सारी फोटोग्राफ्स मेरे पास आई, को करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। कविताओं में भाग लेना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, सामूहिक चर्चा में भाग लेना, बचपन से ही इनकी ये हॉबीज रही हैं। सन 1984 ये वो वक्त था जब हमारा पंजाब आतंकवाद की आंधी से जूझ रहा था। और दोस्तों, उस आतंकवाद की आंधी के सामने पहाड़ बन के खड़े होने वालों में एक नाम कमल शर्मा जी का भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब 1984 के हालात थे, आप लोग बड़े सारे लोग वाकिफ होंगे, उस समय लोग पंजाब छोड़ छोड़ के दूसरी स्टेट्स में जा रहे थे। उस वक्त देशभक्ति की बातें करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना या आतंकवाद से लड़ना मानो मौत को बुलावा देना था। लेकिन कमल शर्मा जी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए 14 वर्ष की छोटी सी आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। 14 इयर्स, यू कैन इमेजिन। 14 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है। बातें करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कमल जी ने अपनी स्कूल की स्टडीज के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया, जो कि RSS का स्टूडेंट विंग है। और यहां पर इन्होंने 19 साल तक काम किया। इन 1985 कमल शर्मा जी ऑफिस सेक्रेटरी बने ABP फिरोजपुर के। संगठन में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उस वक्त श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन जोरों पर था। मंडल कमीशन के जरिए देश का विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी। स्टूडेंट वर्क को बड़ी सारी जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही थी। कमल शर्मा जी ने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इन सब चीजों को रोकने में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया। इनकी एक्टिविटीज को देखते हुए ABP ने इनको 1988 में ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब बना दिया। इसको इन्होंने और अच्छे से निभाया। 1992-94 के अंदर ये ABVP के अंदर ऑल इंडिया सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद इन 1994-96 इन्हें स्टेट संगठन मंत्री ABVP का बनाया गया।
1997-2003 के अंदर मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव एवीपी के बने। फिर इसके बाद 2004 में कमल शर्मा जी को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एडवाइजर बनाया गया। उसके बाद इनकी मुलाकात मिस्टर शिवराज चौहान जी से हुई। ये पहले से ही इनको बड़े अच्छे से जानते थे, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इनकी एबिलिटी को देखते हुए 2004 से 2006 तक इन्हें श्री शिवराज चौहान जी का मीडिया एडवाइजर बनाया गया दोस्तों। इसके बाद कमल शर्मा जी की मुलाकात दिल्ली के अंदर बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर अरुण जेटली जी के साथ हुई। 2007 के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन होने थे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। आप सबको ये जानकर खुशी होगी दोस्तों कि 2007 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपने हिस्से की 23 में से 19 सीटों को जीतकर कामयाबी हासिल करी और अपने आप में एक इतिहास रचा। इनकी इन्हीं योग्यताओं को देखते हुए इन 2010 इन्हें स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर उसके बाद 2012 में दोबारा फिर से अकाली बीजेपी गवर्नमेंट रिपीट हुई और 2012 में कमल शर्मा जी को श्री प्रकाश सिंह बादल जी का पॉलिटिकल एडवाइजर अपॉइंट किया गया दोस्तों। इन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाया और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 15 जनवरी 2013 को इन्हें स्टेट प्रेसिडेंट का सबसे रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर लगा दी। और आज की बात करूं दोस्तों, इनको 1 साल हो चुका है अपनी इस पोस्ट पर काम करते हुए, अपनी इस जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाते हुए। आज की बात करूं तो कमल शर्मा जी ने इस 1 साल के अंदर ऐसे ऐसे काम किए कि अपने सारे क्रिटिसाइजर्स का मुंह बंद करके रख दिया। जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नगर केंद्रित पार्टी है या वर्ग विशेष की पार्टी है, कमल शर्मा जी और उनकी टीम के एफर्ट्स के सदके आज भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर हर वर्ग की पार्टी बन पाई है दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सारे पंच सरपंच, इतने सारे जिला परिषद के चेयरमैन अपने लगा पाई। आज की बात करूं तो आज 32 जिला परिषदों के अंदर 300 से भी ज्यादा ब्लॉक समितियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुकी है। कमल शर्मा जी ने व्यापारियों के बीच और सरकार के बीच एक पुल का काम किया। हर वर्ग की इन प्रॉब्लम्स को इन्होंने गवर्नमेंट तक रखा। अभी थोड़ी देर पहले जब इलीगल कॉलोनीज को रेगुलर करने के लिए जो फीस या प्रॉपर्टी टैक्स जो कैबिनेट का फैसला आया, उसकी वजह से जनता के अंदर बड़ा सारा आक्रोश था। कमल शर्मा जी ने जनता की उस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाया और आज जो इलीगल कॉलोनीज को रेगुलर करने की जो फीस में कमी हुई है या जो प्रॉपर्टी टैक्स में कमी हुई है, वो इनके एफर्ट्स की वजह से हुई है दोस्तों। गिव अ बिग हैंड फॉर दिस वंडरफुल जॉब। कमल शर्मा जी को अपने पद पर काम करते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका है। अभी रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी जी को चुनाव कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर फैल गई। उस वक्त पठानकोट के अंदर एक छोटे से कस्बे माधोपुर के अंदर बीजेपी की रैली हुई। कमल शर्मा जी और उनकी पूरी बीजेपी टीम ने मिलकर एफर्ट्स किए, उस रैली को हिस्टोरिकल रैली बना दिया दोस्तों। फिर उसके बाद उत्तराखंड के अंदर जो बाढ़ आई, उसमें कमल शर्मा जी और उनके वर्कर्स ने मिलकर 1 हफ्ते के अंदर
1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उस राहत कोष फंड में जमा करवाया। कुल मिला के बात करूं दोस्तों, तो कमल शर्मा जी अपनी हर जिम्मेदारी को बाखूबी से निभाते आ रहे हैं। आज चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, हर एक के अंदर इनको सराहा जा रहा है। और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद ये इतने डाउन टू अर्थ हैं कि लोगों के साथ फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या वेबसाइट के जरिए खुद पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। तो मुझे लगता है इनकी इतनी अच्छी कारगुजारी के लिए हमें सबको इनके लिए एक जोरदार तालियां देनी, अप्रिशिएट करना चाहिए दोस्तों। ये सब लोग जानते हैं कि आज कमल शर्मा जी अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट आपके और लेना चाहूंगा। आपको थोड़ा देश की मौजूदा सिचुएशन के बारे में बताना चाहूंगा। जो मैं बात अभी पहले कर रहा था कि हम सब लोगों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इन चंद बातों से मैं आपको समझाना चाहूंगा व्हाई करप्शन का हब बन चुका है। एग्री करते हैं इस बात से आप? हेलो, आज हिंदुस्तान करप्शन का हब बन चुका है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन चुके हैं करप्शन में कि पूछिए मत। कुछ एक रिकॉर्ड्स मैंने निकाले हैं। दिस इज मिस्टर नवीन जिंदल, एमपी ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। ये कोल स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन्होंने ये जो कोल स्कैम जिसमें ये इन्वॉल्व है वो 1,86,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 1,86,000 करोड़ रुपए का। देन ये मिस्टर ए राजा, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, ये 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं और इन्होंने 1,76,000 करोड़ का स्कैम करा है। फिर ये मिस्टर अजीत पवार हैं, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, एनसीपी कांग्रेस अलायंस है वहां पर। ये डैम स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि 70,000 करोड़ का है। देन ही इज मिस्टर शरद पवार, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। ये स्टैम्प पेपर और वीट इंपोर्ट स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि 61,400 करोड़ रुपीस का है। ही इज मिस्टर कपिल सिब्बल, मिनिस्टर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, प्रेजेंटली मिनिस्टर हैं। ये वोडाफोन टैक्स स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं जो कि 11,000 करोड़ रुपए का है। देन सुरेश कलमाड़ी, एमपी ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम करा है 70,000 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद ये श्रीमान जी रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, हु इज द सन इन लॉ ऑफ सोनिया गांधी जी। इन्होंने डीएलएफ स्कैम करा, और भी बड़े सारे, अभी एक निकाला है डीएलएफ स्कैम जो सिर्फ 65 करोड़ का है। ये वो स्कैम है जो नेट के ऊपर दिखाए गए हैं, इतनी इतनी अमाउंट के, जो डिस्क्राइब कर दिए, डिस्क्लोज करे। और मैंने सिर्फ 7 स्कैम्स उठाए हैं और अगर इन 7 स्कैम्स की टोटल अमाउंट देखूं तो ये बनती है 5,74,465 करोड़ रुपए। और ये पैसा किसी और का नहीं है, आपका, मेरा, हम सबका है, जो हमने एज अ टैक्स गवर्नमेंट को दिया हुआ है। अगर यही पैसा देश की तरक्की के लिए लगता तो सोच के देखिए हिंदुस्तान की क्या हालत होती। फिर अगली बात करूं, महंगाई मार गई, गाने भी बन गए इसके ऊपर। तो नहीं, करप्शन करी, करप्शन की वजह से महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आज अगर आप गूगल करें, गूगल विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च इंजन, अगर आप गूगल करें और गूगल में ये लिखें कि द मोस्ट करप्ट पार्टी इन दिस वर्ल्ड, तो सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस खुलती है जी। मतलब कहीं तो रिकॉर्ड बनाया, कहीं तो नाम रोशन करा देश का। फिर कहते हैं हो रहा भारत निर्माण। महंगाई की बात कर रहा था, ये मैंने पिछले 10 सालों में
डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के प्राइसेस निकाले हैं। सन 2003 में 32 रुपए का पेट्रोल होता था, 20 रुपए का डीजल होता था और 241 रुपए का सिलेंडर होता था, और सन 2014 में ये 80 रुपए पर पहुंच गया, जो कि 145% बढ़ा है। और अगर डीजल की बात करूं तो वो 158% बढ़ा है। सिलेंडर अभी अभी सस्ता करा है कल, वैसे 1340 पर 1310 पर पहुंच गया था, 1310 पर 1207 कर दिया। मुबारक है आपको, 103 रुपए सस्ता कर दिया। और बड़ी सारी महंगाई की चीजें, सब्जियां ले लो, कुछ भी ले लो, एक आम इंसान का क्या हाल हो रखा है ये आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। फिर इंडियन रुपीस की क्या हालत कर दी है। जब देश आजाद हुआ था तो $1 1 रुपए के बराबर था, लेकिन आज की बात करूं, $1 कितने का हो चुका है? 62.88 रुपीज। और ये जो मैंने दो हाईलाइट करे ना, 1991 से लेकर 1996, इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा डॉलर बढ़ा है, यानी 12 रुपए 71 पैसे। और पिछले 10 सालों में 1991 से लेकर 1996 तक हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर कौन है? देखिए, इतनी बड़ी देन दी है इन्होंने आपको, रिकॉर्ड बना दिए डॉलर के ऊपर। फिर दोस्तों, अगली सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारी कंट्री की है वो है टेररिस्ट अटैक्स। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर की तरफ से आए दिन अटैक होते जा रहे हैं। ये सबसे पहले जो मैंने शहीद जवान की फोटोग्राफ लगाई है, ये मिस्टर हेमराज हैं, और ये अपनी इंडिया की धरती के ऊपर गश्त कर रहे थे, और पाकिस्तान के लोग आए, उनकी सेना के लोग आए, इनका सर काट कर ले गए। दोस्तों, ये न्यूज पे दिखा हुआ आपको, शहीद हेमराज का सर। सोच के देखिए हमारे देश के हालात कितने सिक्योर हैं। हम जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके सर काट के लेके जा रहे हैं। कितनी दूर है पाकिस्तान? यहां से कितने किलोमीटर है? अमृतसर के पास है, इधर फिरोजपुर के साथ है, कितना टाइम लगना है? फिर ये सरबजीत, फिर एक चमेल सिंह, उनकी डेड बॉडी इंडिया में वापस आई, वहां पर उनकी डेथ होगी। जब डेड बॉडी वापस आई, डेड बॉडी में से हार्ट, उनकी किडनी वो गायब थी। ये हालात हमारे देश के जवानों की हैं। आए दिन अटैक्स होते हैं। 26/11 का अटैक कसाब ने किया, और ये मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। कितने लोग मारे गए इस अटैक के अंदर, ये सब लोग आप भली बात ही जानते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पब्लिक प्लेसेस पर, रेलवे स्टेशंस पर आए दिन अटैक्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद मेजर प्रॉब्लम है चाइना की तरफ से। चाइना के सैनिक हमारे बॉर्डर पर आते हैं, 10-10 दिन अंदर लगाकर चले जाते हैं, और किसी को कोई पूछगिछ ही नहीं है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना ही मान चुका हुआ है। उन्होंने उसको नो मैन एंटर लैंड बना दिया है कि वहां पर ना हमारे बंदे जाएंगे ना आपके, जबकि वो हमारी इंडिया की जगह है। फिर इन सारे एरियाज के अंदर नक्सलिज्म कितना ज्यादा बढ़ चुका है। आए दिन कितनी कितनी लाशें बिछाई जाती हैं। पॉलिटिशियंस की भी अभी थोड़ी देर पहले आपने न्यूज देखी होंगी। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। बजाय कि आज हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखें, बजाय हम ये देखें कि हमारी स्टेट में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज हैं ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा देश सिक्योर है तभी तो हम सिक्योर है। अगर देश ही सिक्योर नहीं है तो फिर हमारी सिक्योरिटी कहां है? यस और नो? आज जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो हमें इन सब प्रॉब्लम से निजात दिला सके। आज जरूरत है एक ऐसे लीडर की जो देश को बदल सके। और दोस्तों, उस लीडर का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। एक जोरदार तालियां इनके लिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ही क्यों?
नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 सालों से गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने पिछले 12 सालों में गुजरात में वो सब कुछ करके दिखाया जो शायद हम लोगों की सोच से भी परे है। मैंने बड़ा टाइम इन्वेस्ट किया है उनको ये जानने के लिए उन्होंने क्या किया। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट गिव सम टाइम टू चेक दिस कि हु इज द सुटेबल कैंडिडेट फॉर आवर कंट्री। ज्यादा बात ना करता हुआ एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले टाइम में हमारे देश को कहां पर लेकर जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइट्स कम कर दीजिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े सारे वीडियोस उठा के एक वीडियो बनाया और उस एक वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रुकावट के लिए थोड़ी सी खेद है, इतनी हैवी चीज दिखाने लगा हूं कि मेरा कंप्यूटर भी अटक गया। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लाइट बंद है। The story of Ahmedabad was no different from that of any other fast-growing city in the country. अहमदाबाद में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा व्हीकल ऐड हो रहे हैं। रास्ते उतने हिसाब से बढ़ नहीं रहे हैं। वो समय कभी नहीं भूल सकता जब पॉल्यूशन अहमदाबाद की पहचान थी। कैरोसिन पर रिक्शा चलते थे और घर से निकलने का मन भी नहीं करता था। As a heavily polluted city with roads choked with vehicles, there was a time when the residents of Ahmedabad suffered every day. The public transport system was highly ineffective and the traffic problem was left unchecked. In 2006, the BJP-led government took a strong step to solve this ever-increasing problem. A revolutionary new public transport system was born. The Janmarg. Based on the concept of equitable distribution of road space, the bus rapid transit system is a specially allocated corridor within the existing road network that allows right-of-way to thousands of people who do not own a personal vehicle. पुणे में बीआरटीएस का बुरा हाल है। यहाँ पर ये ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पर पहले से ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। A bad failure in almost all other states. The Janmarg under BJP-ruled Gujarat shines as the most successful BRTS system in India. Making Ahmedabad a clean and green city, the BRTS is a symbol of clear success through various distinct efforts made by the BJP government. A fully equipped bus workshop provides necessary training to the personnel and an exclusive docking ground for maintenance of the buses. For affordability and comfort, the public was given an obvious choice. Janmarg is also India's first bus transport service offering highly economical smart cards. Today only at ₹3, I can proudly say that Ahmedabad BRTS is the most cheapest and comfortable way of commuting in whole country. The success of such a new system not only depends upon a purely public-centric approach,
But the most important point is to gradually train the people to accept the system and its long-term benefits. Achieving a modal shift of 52% passengers moving to public transport, the Janmarg is hence considered the most successful BRT system in the whole world. मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ और गुजरात के लोग मुझे बहुत पसंद है। गुजरात अहमदाबाद इतना खूबसूरत हो गया है, सड़कें इतनी अच्छी हो गई, ये मॉल इतना खूबसूरत है। मुंबई में ऐसा मॉल देखने को मिलता नहीं है। आप लोगों की प्रोग्रेस इतनी अच्छी है जो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने जो सोलर पार्क है उसमें एक सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सोलर हमेशा से मैं सोलर में बिलीव करता हूँ। मेरे घर में, मेरे फार्म पे, हर जगह बहुत सालों से मैंने सोलर लगाया हुआ। तो जब ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा तो हमको लगा कि हमें करना चाहिए। और जो पॉलिसीज यहाँ की हैं वो इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि बिजनेस करने के लिए भी आपकी पॉलिसीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ मोदी साहब ने जो पॉलिसीज रखी थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर रखी थी और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वक्त से पहले किया। ही इज वेरी प्रो इंडस्ट्री, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस हियर। आई थिंक मुझे लगता है इसलिए बाकी लोग भी यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। Friends, as this is the first occasion on which all of us are here to celebrate Narendra Bhai's leadership, his third time chief ministership, may I request and take this opportunity of requesting each one of you to give Narendra Bhai a standing ovation. Thank you. जनता दरबार की दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली में केजरीवाल के जनता दरबार की हालत, जहां पर ख्योस था। पटना में नीतीश कुमार के जनता दरबार की तस्वीरें आपको देखी, आपने लोगों का गुस्सा देखा। एक तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से जनता दरबार लगा रहे हैं और हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने उनके इस दरबार का जायजा लिया। कैसे नरेंद्र मोदी जनता के शिकायतों का निपटारा करते हैं और वहां हंगामा क्यों नहीं होता, ये देखिए। ये गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार
नरेंद्र मोदी के जनता दरबार की तस्वीरें हैं। मोदी के सामने जनता है, लोग बैठे हैं, कुछ खड़े भी हैं, लेकिन मोदी सबकी बात शालीनता से सुन रहे हैं। सामने एक टीवी स्क्रीन लगा है जिसमें गुजरात सरकार के बड़े पुलिस अफसर और अधिकारी बैठे हैं। मोदी लोगों की बातें सुनते हैं और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों से शिकायत के समाधान को लेकर बात करते हैं। मोदी के जनता दरबार में बिना किसी परेशानी के लोगों की समस्या का निपटारा होता दिखाई देता है। गुजरात में मोदी का जनता दरबार दरअसल एक हेल्पलाइन सेवा है जो पिछले 10 साल से चली आ रही है। इसका नाम है स्वागत ऑनलाइन, यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो पूरे राज्य के लोगों की शिकायत का तकनीक के जरिए निवारण। ये सेवा अप्रैल 2003 में शुरू की गई थी। स्वागत ऑनलाइन पर कोई भी शख्स नेट के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है। हेल्पलाइन के अधिकारी इसे देखते हैं और फिर संबंधित विभाग में भेजते हैं। खास बात यह है कि जब तक समस्या सुलझती नहीं तब तक शिकायतों को सीएम ऑफिस खुद फॉलो करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति खुद ऑफिस आकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो उसके निपटारे के लिए खुद मोदी शामिल होते हैं। मोदी हर महीने के चौथे गुरुवार को खुद ऑनलाइन बैठते हैं और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याओं को खुद निपटाते हैं। इसके लिए गुजरात के सभी जिलों के कलेक्टर, डीडीओ और डीएसपी भी ऑनलाइन मौजूद होते हैं। मोदी के स्वागत ऑनलाइन से कई लोग समस्या का समाधान पाकर ही लौटते हैं। पत्र लिखते हैं या कुछ रजूआत करते हैं तो वहां से हमें तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता या वो फाइल है ऊपर चली जाती है। मगर यहाँ कहीं भी आएंगे तो उसी रेफरेंस से फिर हम दूसरी बार भी उनके लिए फरियाद रीओपन भी करा सकते हैं और हमें पूरा संतोष है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारा हर एक चीज सुना जाता है। अब लोगों की सहूलियत के लिए स्वागत को 4 स्तरों पर बांट दिया गया है। स्टेट स्वागत, जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं। जिला स्वागत, इसमें कलेक्टर लोगों की शिकायत पर गौर करते हैं। तालुका स्वागत में तहसील स्तर पर लोगों की समस्या तहसीलदार सुनते हैं, जबकि ग्राम स्वागत में गांव के सरपंच मामलों का निपटारा कर सकते हैं। गुजरात सरकार के सभी ऑफिसर्स को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी खुद हर एक की शिकायत सुनते हैं, उनकी पेपर्स पढ़ते हैं और चर्चा करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऊपर गवर्नमेंट में सचिव तक को आदेश देके उनका काम करवाते हैं। पिछले 10 साल में अब तक इस हेल्पलाइन में 3,27,134 शिकायतें आई, जिसमें से 3,02,601 शिकायतों का निवारण किया गया, यानी 92% से ज्यादा केसों का निपटारा। इस हेल्पलाइन पर राशन कार्ड में देरी से लेकर घरेलू हिंसा और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार तक की किसी भी तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है। सभी की बात सुनी जाती है, उनका समाधान होता है, लेकिन कभी कोई हंगामा नहीं होता। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। मेरा भी ये स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसने गरीब से गरीब आदमी को ऐसे एम्पावर किया है। कोई गरीब आदमी फटे कपड़े हो, गंदे कपड़े हो, खेत से आया हो और सरकारी दफ्तर में जाएगा तो आप जानते हो क्या होता होगा। इधर जाओ, उधर जाओ, इधर नहीं ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, यही होता है ना। हम सबको मालूम है यही होता है। तो आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण गांव का गरीब आदमी भी आज गुजरात में मामलतदार के पास जाके खड़ा हो जाता है, कलेक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो तुरंत कहता है साहब ठीक है बस सुनो मैं ऑनलाइन जाता हूं। ऐसा ही वो सोचता है जब ऑनलाइन जाता हूं वो कलेक्टर कितना हो जाता है लाइए बैठे बैठे। Well, the way he works for Gujarat, it is, I think, he's the best person for Gujarat. What he has done for Gujarat, I don't think so anybody has ever done it. And I have met him personally twice, and I must salute you, and I must call yourself, all the people of Gujarat, very lucky to be under his rule. And I think he's a great person. He's a great human being. And you're very lucky that much. That's all. This was followed by the formulation of Solar Power Policy 2009 by the state and signing of power purchase agreements, PPAs, with 80 companies for 960 megawatts of solar power generation.
Today, with more than 600 megawatts of installed solar power generation capacity, Gujarat can well be termed as the solar capital of India. After many spectacular feats by the state in solar energy sector, the most resounding achievement accomplished in the shortest possible time frame is the Gujarat Solar Park at Charanka, Asia's largest, first of its kind, multi-facility and multi-beneficiary solar park. Today, the park is already generating 214 megawatts of clean, green energy. And when fully commissioned, the project will generate 500 megawatts of solar power. Encouraged by the success of the Phase 1, the government has already initiated work on Phase 2 and 3 of the solar park. In addition to power generation, the park will also feature manufacturing units for solar PV cells and ancillary equipment, R&D facilities, skill development and vocational training centers, and in the process create large-scale employment opportunities for the local populace and lead to significant reduction in cost of solar power. Besides the Gujarat Solar Park, there are several other locations at which private companies, in partnership with the government, have established solar projects generating almost 400 megawatts of solar power. भारत में अनेक नेताओं को जनता ने चाहा और सराहा है, पर जो लोकप्रियता मोदी को मिली है, वो कई मायने में अभूतपूर्व है। मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी हर एक बात को देश की युवा पीढ़ी आत्मसात करने की कोशिश करती है। उनकी एक एक रैली में कई कई लाख लोगों की मौजूदगी, उनकी एक हुंकार पर जनता की जय जयकार जनसाधारण में उनके बढ़ते हुए प्रभाव की परिचायक है। गुजरात को उन्होंने एक डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में लाकर इसे हिंदुस्तान में खड़ा करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे नरेंद्र भाई ने वह कामयाबी हासिल की है। मोदी को हर वर्ग, हर समुदाय और हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि सबके पास मोदी को चाहने के अपने अपने कारण हैं। देश का हर नागरिक आज मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है और विकास के उस सफर को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो, जिस तरह से उन्होंने गुजरात को बना दिया, ठीक उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हर स्टेट को बना दे, तो उसके लिए वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर श्री नरेंद्र मोदी। और आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर बीजेपी और अकाली दल का अलायंस है। अगर आप अकाली दल और बीजेपी पार्टी को पूरे पंजाब में कहीं भी वोट करते हैं तो वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी को जाता है। दोस्तों, पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, ताकि वो देश का आने वाला फ्यूचर ब्राइट कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात को खत्म करते हुए मंच के ऊपर, डायस के ऊपर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री कमल शर्मा जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। चल रहा है ना? काफी ठीक है। संजय जी और इतने जड़े सारे दोस्त लुधियाना तो भी और बाहरों भी आए, मैं पहले तो सारे का बहुत धन्यवाद करदा कि तुसी अपने रुझेवियां दे विचों, अपने बिजी शेड्यूल दे विचों समा कट के और साडे बुलावे ते इत्थे तुसी आए। इत्थे एक जिहड़ी प्रेजेंटेशन संजय जी ने दी है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦੌਦ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ABVP 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 2 ਟਰਮ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਔਰ मैं कई बार कहना हूँ ना कि वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस, वी आर ए यूनिक पार्टी। वो इस मायने भी है कि एक तो तुसी देखते होगे कि पोलिटिकल स्पैक्ट्रम से जिन्नियां भी पार्टीज ने, नैशनल पार्टीज ने या रीजनल पार्टीज ने, इंटरनल डेमोक्रेसी जिहड़ा अंदरूनी लोकतंत्र है वो पार्टियां दे विच लगभग खत्म जिहा हो गया। लेकिन मैनू इस गल का मान है कि मेरी पार्टी दे विच बिल्कुल 1000-1200 वोट के उत्ते जिहड़ी एक बिल्कुल मुढ़ली इकाई है, प्राइमरी जिहड़ा यूनिट है पार्टी का, बूथ, उस बूथ तो लैके और फिर मंडल, मंडल तो जिला, जिला तो स्टेट, स्टेट तो ऑल इंडिया लेवल तक हर 3 साल दे विच इलैक्शनस हुंदे हैं, चोन हुंदी है। और चोन का सिलसिला हर बार नवे नवे लोगों को अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का, अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी कैपेसिटी दिखाने का मौका दिता। पहले तो यही सी कि एक टर्म तो बाद दूसरी बारी प्रधान नहीं बन सकता। हुण पिछली बारी अमेंडमेंट हुई है कि दूसरी बार भी प्रधान कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन 2 तो बाद टर्म्स जी हैं ऑल इंडिया लेवल तो लैके बूथ तक भी किसी को अलाउड नहीं। सो एक मौका है नवे खून के संचार का, नवे लोगों को अपनी काबलियत जी है वो लोगों के सामने रखने का। और दूसरी जी मैं गल कहना कि बाकी पार्टियां डिफरेंट है वो है कॉन्टीन्यूटी। साड़ियां चोणां हुंदियां लेकिन कोई अमेरिका का प्रेजिडेंशियल सिस्टम नहीं कि बराक ओबामा जित गए तो पूरी की पूरी टीम अपनी नाल लेके आएंगे, सैक्रटरी ऑफ स्टेट्स भी अलग होएगा, बाकी सारे जिहड़े है वो भी उन्होंने पूरा स्टाफ जिहड़ा है वो नाल लेके आएंगे, वो जाएंगे तो फिर जिहड़ा नवा प्रेजिडेंट आएगा वो नाल आएगा। पार्टी कॉन्टीन्यूटी से चलती है। पार्टी के जिहड़े मेजर डिसीजनस ने या पॉलिसी डिसीजनस ने उन लैण वास्ते एक कोर ग्रुप है, और कोर ग्रुप जिहड़ा वो परमानेंट है। उस कोर ग्रुप के फॉर्मर प्रेजिडेंट भी ने पार्टी के, फ्रॉम बलराम जी दास टंडन टू अश्विनी शर्मा जिहड़े इस तो पहले इंकम्बेंट सीगे, होर भी इंपॉर्टेंट लीडर्स साडे विधायक दल के नेता रहे हुए। इस तरह के जिहड़े 12-15 लीडर्स वो रेगुलर बेसिस पे बैठते हैं
और ਇਹ कोर ग्रुप सिर्फ स्टेट लेवल ਤੇ नहीं है, ऑल इंडिया लेवल ਤੇ भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ਤੇ भी है। सो इस नाते नाल एक स्मूथ वर्किंग जी पार्टी की वो चलती है। अज असी सारे एक विशेष माहौल दे विच इकट्ठे हुए हैं। इस तो पहले जो इंटरैक्शन होया सी लगभग 3 महीने पहले जलंधर दे विच होया सी, उदों इलैक्शनस इन्ने नेड़े नहीं सन जिन्ने हुण ने। इस करके मैं मनदा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਈਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਟ ਵੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਲਾਈਟਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਟੂ ਤਿਰੂਪਤੀ। ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਠਮੰਡੂ नेपाल के बॉर्डर तो लैके और बिल्कुल आंध्र प्रदेश तक लगभग 150 जिले ऐसे हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का हाल की है, साड़ियां सरहदां का हाल की है। चीन ने साडे बॉर्डर नूं मजाक बनाता है, पर अपनी विम्स एंड फैंसीज के आधार के उत्ते चीन जो भी चाहता है वो कभी लद्दाख के आ जाता है, कभी अरुणाचल आ जाता है, कभी सिक्किम से दावा करना शुरू करता है। बांग्लादेश सानू अखां दिखाता है, पाकिस्तान सैनिकों के सिर कट के लै जाता है। कितना कितना कमजोर और कितना बेबस अपना मुल्क हो गया पिछले दिनों। सो इस करके मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हाँ। असी ओपोजिशन च हैं, असी इलेक्शन से जा रहे हैं। सो इस करके रिटोरिक में कर रहे हैं बार बार कांग्रेस के खिलाफ। सिर्फ इन्नी गल नहीं, मैं मनदा कि मैं किसी भी पोलिटिकल पार्टी का मैंबर होने तो पहले मैं हिंदुस्तान का नागरिक हाँ, और मेरी पार्टी ने मैनू यह सिखाया है व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। सो इस करके एक देशभक्त नागरिक होने के नाते, एक ऐसे सूबे का बाशिंदा होने के नाते जिहदी 600 किलोमीटर की सरहद पाकिस्तान के नाल लगी हुई है, जिन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म 15 साल अपने पिंडियां दे उत्ते झेलिया है, जिहड़ा अजे भी पाकिस्तान दे विच होने वालियां शरारतां दे नाल जूझ रहा है, जिथे पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार टेररिज्म की हारन तो बाद 3 जंगा हारन तो बाद जो डायरैक्ट वॉर्स हुई हुण नार्को टेररिज्म के राही, नशिया के राही साड़ी जवानी नूं तबाह कर रहा है। मैं उस स्टेट का नागरिक होने के नाते कि मेरा फर्ज नहीं कि मैं देश के बारे सोचा। असी पार्टियां नूं एक बारी पासे रख दईए। इस वे इस मुल्क की जो हालत हो गई कि असी सिर उच्चा करके किसी दूसरे मुल्क की धरती पर जा सकते हैं कि सानू उत्थे मान मिलेगा।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰॉकेट ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इन्नी बहादुर फौज वाला है मुल्क, 120-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी वाला है मुल्क, कि दुनिया की देशों की जिहड़े कतारां दे विच इस मुल्क का थां इन्ना नीवा होना चाहिए कि असीं ये डिजर्व करते हैं। जिन्ने तुसीं मिनिस्टर्स देख रहे सी जिहड़े करप्शन दे विच डायरैक्टली इन्वॉल्व ने, इन्हों देख के या इन्हों बारे सुन के जिहड़े विदेशी ने या जिहड़ियां होर डेमोक्रेसीज ने दुनिया दी, वो साडे मुल्क की डेमोक्रेसी बारे की सोचदियां होणगियां। पॉलिटिकल साइंस के एक फ्रेज है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, पर असी ये सरकार डिजर्व करते हैं जिस मुल्क की 90% तो वध जनता दसां नौहां की किरत दे विच विश्वास रखती हुए, गॉड फीयरिंग हुए, रब तो डरती हुए, वो जनता एडी बेईमान लीडरशिप डिजर्व करती है, एडी बेईमान कैबिनेट डिजर्व करती है। सैकल के गल सिर्फ पार्टीजन पॉलिटिक्स की नहीं है, गल इस वे मुल्क की है। और मैनूं लगता है कि मुल्क के लिए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक्टिव होना पएगा, समा आया है। सानू अपने करियर तो ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि करियर भी ताई बचने हैं ये मुल्क बचेगा। किसी शायर ने कहा, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जो डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं मानता कि इस मुल्क की इन्नी ताकत है कि जे इनू कोई सेध देने वाला होए, कोई इनू डायरेक्शन देने वाला होए और मुल्क का विश्वास उहदे उत्ते होए, तो फिर शायद कुछ महीने लगणगे इस मुल्क नू अपनी वो आभा, अपनी वो ताकत दोबारा हासिल करने में। और असीं देख रहे हैं जिस लीडर ने डिटर्मिनेशन के नाल काम करना शुरू किया, उन्हें परफॉर्म करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी की सक्सेस स्टोरी असीं देखी है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश जिहड़े बीमारू राज्य से, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिन्होंने मानते थे कि मुल्क के वास्ते ऐसे राज ने जो मुल्क को पिछे खिंचते पे, मुल्क के रिसोर्सिस जोड़े है इन्होंने राज्यों च पंप करने पैंदे हैं, तां करके राज चल रहे, और बाकी मुल्कों बाकी जो सूबे उन्होंने तरक्की भी जो सूबे है पिछे न खिंच रहे। आज मध्य प्रदेश कितने पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़, इवन बिहार। सो सिर्फ नारेबाजी दे नाल, सिर्फ नोटंकी दे नाल गवर्नेंस नहीं होती। पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस, और आज गुड गवर्नेंस का होर कोई बदल नहीं है। बहुत आपां कह लो कि एक्सपेरिमेंट करके देख ले। आज मुल्क नू एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। आज मुल्क नू एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके,
ऐ नहीं कि सरकार बनी, कैबिनेट बन गई, सरकार चलनी शुरू हो गई, उयो स्टेटां दा और केंद्र दा झगड़ा चलता रहा, उयो हर साल बजट पास होंदा रहा, इन्ने पैसे इस स्टेट नूं दे दिओ, इन्ने पैसे इस स्टेट नूं दे दिओ। असी सारे पढ़े लिखे लोग हाँ, असी कभी सोच के देखिए कि मुल्क ने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स नहीं की। समस्या यह हो गई साडे वास्ते। 67-68 साल हो गए, असी तय नहीं कर सके कि असी साल दे विच किहड़ी चीज करनी है, 2 साल दे विच किहड़ी चीज करनी है, 4 साल दे विच किहड़ी चीज करनी है। एडहॉकिज्म ते चलता रहा मुल्क। ग्रांटां पै रही हैं, पिंड की सड़क वास्ते हर साल ग्रांट पै रही है, और जे 65 साल का 67 साल का रिकॉर्ड कर लो तो शायद उस पिंड की सड़क वास्ते जिन्ने पैसे जा चुके हैं उसे इटैलियन संगमरमर लग सकता है, लेकिन सड़क अज भी है नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जिस स्टेट का जो रॉ मटीरियल है उस स्टेट के इंडस्ट्री नहीं लग रही, रॉ मटीरियल कितने है, फिनिश गुड्स कितने जानी है। ना स्टेटा ने अपन प्रायोरिटीज तय की हैं, ना एक देश के नाते असी अपन प्रायोरिटीज फिक्स की। वेस्टेज हो रही है लोगों के पैसे की, टैक्स पेयर्स की। सो मैंने लगता है कि आज एक अपॉर्चुनिटी आई है, आज एक अपॉर्चुनिटी आई है जो देश के लोगों को लग रहा है, दुनिया को भी लग रहा है, सब खड़े होकर देख रहे हैं कि एक लीडर आया है। सो उस अपॉर्चुनिटी को असीं ग्रैब करिए, और जिहड़ियां बाकी छोटियां छोटियां चीज़ां उन्होंने पिछे रख के असीं पार्लियामेंट वास्ते वोट करना है, असीं देश वास्ते वोट करना है। वी आर गोइंग टू वोट फॉर इंडिया। असीं आने वाली पीढ़ियां वास्ते वोट करना है। दुष्यंत कुमार ने कहा है कि, और एक बहुत बड़ा वो कह लो कि तमाचा है हुण तक दियां जिहड़ियां निजाम चलते रहे उन्होंने उत्ते, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा मयस्सर नहीं चिराग शहर भर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले कहीं और उम्र भर के लिए। दरख्त क्यों लगाने असी दरख्त इस करके लगाने हैं कि सानू छां देगा, साडे बच्चे इहदे थल्ले सुरक्षित बैठणगे मींह तो हनेरी तो, सानू फल देगा। और असी लीडर क्यों बनाने हैं, असी लीडर क्यों चुनते हैं? ऐसे करके चुनते हैं कि साड़ी आने वाली पीढ़ियां का जो भविख है वह सुरक्षित होएगा, सानू इस तो फ्रूट्स मिलेंगे डेवलपमेंट के, एम्प्लॉयमेंट के। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो चले कहीं और उम्र भर के लिए। सो इस करके यह बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट है इस वेले देश वास्ते। और तुसी सारे जिहड़े मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हो, तुहाडा सारियां दा सहयोग आने वाले 2-3 महीने एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं चाहांगा कि इस काम वास्ते सानू सारियां नू मिले। और तुसी सारे इत्थे आए, अपना बहुत कीमती समा कट के आए, और मैं थोड़ा फिर एक बार धन्यवाद करदा। और मैं हुण अवेलेबल हाँ, तुसी सारे जो भी मेरे सवाल पूछना चाहोगे, जो भी सजेशंस जिहड़े हैं वो देना चाहोगे, मैं जरूर स्वागत करदा। बहुत बहुत धन्यवाद।